देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? हाँ मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले से थोड़ा डेप्रिसिएशन के बारे में पहले बता देते, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। देखो डेप्रिसिएशन कब एप्लीकेबल होता है? नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कोई भी खर्चा बिजनेस का दिखाते हैं जो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि एक रेगुलर बेसिस पे होता है, उसके लिए अलग अकाउंटिंग होता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट, मान लो कोई एक फिक्स्ड एसेट, कोई प्लांट है, मशीनरी है, ये अगर हम लोगों ने मान लो 5 लाख 10 लाख कुछ भी देके खरीदा है, तो उसका पूरा खर्चा एट ए टाइम नहीं दिखा सकते। उसका दो रीजन है। पहला तो पीएल में हम लोग ये पूरा इतना बड़ा खर्चा एट ए टाइम इसीलिए नहीं दिखा सकते, सबसे मेन रीजन यही होता है कि हम लोग उस मशीन या फिक्स्ड एसेट को एक दिन में कंज्यूम नहीं करने वाले, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक लैपटॉप ही खरीदते हैं तो वो लैपटॉप हम लोगों के लिए मोर देन 1 ईयर वो चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन ही तो वही होता है जो हमें सर्विस या फिर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करने के लिए हम लोग खरीदते हैं, जो हमारा इसका अकाउंटिंग जो है वो मतलब इसका यूज जो है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होता है। इसीलिए हम लोग फिक्स्ड एसेट का खर्चा खरीदने का जो कॉस्ट है उसे पीएल में चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हर साल यूज करने पे ये जितना जितना यूजेबल होता है, ठीक है। अगर किसी के पास सपोज 1 लाख का लैपटॉप है, तो पहले साल उसने अगर 5,000 रुपए का भी लैपटॉप पूरा यूज कर लिया है तो वो 5,000 ही पीएल में दिखाएगा। तो पर ईयर हम लोग दिखाएंगे जब तक इसका लाइफ चलेगा, ठीक है। तो ये होता है फिक्स्ड एसेट का सिस्टम। फिक्स्ड एसेट में हम लोग इस तरह से अपना खर्चे को अपोर्शन करते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पर, ए बिजनेस और कंसर्न होल्ड्स फिक्स्ड एसेट फॉर रेगुलर यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। जो फिक्स्ड एसेट है वो रेगुलर यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं, रीसेल के लिए। अगर रीसेल के लिए कुछ खरीद रहे हैं तो वो स्टॉक हो जाता है। वो फिक्स्ड एसेट क्यों, कोई भी एसेट नहीं होगा, वो करंट एसेट हो सकता है, ऑब्वियसली करंट एसेट हो सकता है, फिक्स्ड एसेट नहीं होगा। अगर हम लोग रीसेल कर देते हैं तो वो स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक यानी करंट एसेट। द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट टू रेंडर सर्विस कैन नॉट बी अनलिमिटेड। लेकिन फिक्स्ड एसेट का जो कैपेबिलिटी है सर्विस प्रोवाइड करने का, लाइक कोई फैक्ट्री में कोई मशीन हो, कोई प्लांट हो, ठीक है, बहुत सारा मशीन जब एक जगह पे लगा हुआ रहता है तो उसे प्लांट बोलते हैं। तो इसका कोई भी चीज तो अनलिमिटेड सर्विस नहीं दे सकता है, वैसे ही फिक्स्ड एसेट भी अनलिमिटेड सर्विस नहीं दे सकता है, एक्सेप्ट लैंड। ऑल अदर फिक्स्ड एसेट हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। क्योंकि अगर कोई ओपन लैंड है, जिसे फ्री होल्ड बोल सकते हैं, अगर ओपन लैंड है तो मतलब उस पर कुछ बना हुआ नहीं है, पूरा खाली एक अगर जमीन है, उसी को हम लोग लैंड बोलते हैं। तो उसका यूज लाइफ जो है वो अनलिमिटेड नहीं होता है, उसका यूज भी जो है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। यहाँ पर वही बोला है, ऑल अदर फिक्स्ड एसेट हैव लिमिटेड यूजफुल लाइफ बट लैंड का लिमिटेड यूजफुल लाइफ नहीं होता है। द बेनिफिट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज रिसीव्ड थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। फिक्स्ड एसेट का बेनिफिट हमें सिर्फ इसके यूजफुल लाइफ पे ही मिलेगा। यूजफुल लाइफ पे मिलेगा मतलब फिक्स्ड एसेट जो है इसे हम लोग जितना इसका एक लाइफ टाइम हो सकता है। जैसे कोई एक लैपटॉप हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये लैपटॉप हमारा 5 साल 7 साल या 10 साल चल जाएगा। सपोज अगर 10 साल चलता है तो उसका यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स होता है, ठीक है। तो जितना उसका यूजफुल लाइफ है उतना तक ही हमें सर्विस देगा। अगर हम लोग एक प्रिंटर खरीदते हैं, अगर वो प्रिंटर 10 साल चलेगा तो 10 साल ही उसका यूजफुल लाइफ हुआ। कोई हम लोग कार खरीदते हैं तो उस हिसाब से उसका यूजफुल लाइफ जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना होगा। एक तो होता है कि हम लोग यूजफुल लाइफ, एक क्या होता है, कोई भी चीज का एक लिमिट तो होता है, उसको अनलिमिटेड टाइम तो यूज नहीं कर सकते। अब कोई एक लैपटॉप तो पूरे लाइफ टाइम यूज नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारा चेंजेस का जरूरत होगा, ठीक है। लाइफ टाइम कुछ यूज नहीं हो सकता है, इसका हर एक चीज का एक लिमिटेड यूज होता है। सो इट्स कॉस्ट प्राइस पेड फॉर सर्विस सीरीज ऑफ सर्विस। तो इसके लिए हम लोग जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं उसके लिए जो हम लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं फॉर द सीरीज ऑफ सर्विस, हमें जो सर्विस सीरीज में मिलेगा, मतलब पार्ट पार्ट जो हमें डे टू डे बेसिस पे सीरीज में जो सर्विस मिल रहा है, उसके लिए हम लोगों को ये फिक्स्ड एसेट खरीदना पड़ रहा है। टू बी रिसीव्ड और एंजॉयड फ्रॉम इट ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स एंड इट शुड बी स्प्रेड ओवर सच ईयर। तो ये जो यूजफुल लाइफ है ये क्योंकि काफी लंबा होता है, ठीक है, एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर तो होता है, तो ये हर साल हम लोग कितना यूज करें उतना हमें इसका एक्सपेंसेस जो है स्प्रेड करके दिखाना है पूरे साल भर में, कि हम लोगों ने पूरे साल भर में इस एसेट का इतना पोर्शन यूज
यूज किया है, ठीक है। तो वही डेप्रिसिएशन होता है, जितना खर्चा हम लोग दिखाना चाहते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। नॉर्मली यूज करने की वजह से जब एसेट का जो वैल्यू है, मतलब कैसे समझेंगे उसका वैल्यू कम हो रहा है। जैसे मान लो अगर मोबाइल खरीद रहे हो तो स्टार्टिंग में उसका मोबाइल का जो कैमरा क्वालिटी होता है, या फिर मान लो जितना जल्दी जल्दी फास्ट वो खुल जाता है, जितना अच्छा रहता है, जितना स्पीड में वो काम करता है, यूज करते करते क्या होता है, डेफिनेटली फर्स्ट डे से उसका स्पीड जरूर कम होता ही है, चाहे हम लोग कितना भी कुछ कर ले क्यों ना। नए वाले मोबाइल वाला बात नहीं रहता है, धीरे धीरे वो डैमेज होता है, ठीक है। अब यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है हम लोग कैसे यूज करें, बट डैमेज तो होता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल वेयर एंड टियर। अगर ह्यूमन बीइंग का ही लाइफ टाइम जो है वो भी नॉर्मली क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, तो फिर ये सब तो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस एटसेट्रा। ऑब्सोलेसेंस मतलब जो बैकडेटेड हो जाने के वजह से भी क्या हो जाता है, एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है। In short, depreciation means the gradual diminution, loss or shrinkage in the utility value of an asset. बोल रहा है कि depreciation का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे एसेट मतलब डिक्रीज हो जाना एसेट का वैल्यू, लॉस और श्रिंकेज इन द यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब हम लोग पहले जैसे यूज कर रहे थे अभी उतना अच्छा यूज नहीं कर पा रहे थे, तो यूटिलिटी का लॉस या फिर श्रिंकेज, ये जो है ये एसेट के वैल्यूज को रिलेट करता है, मतलब एसेट के वैल्यू को कम हो रहा है। ये कैसे समझेंगे, हमारा प्रोडक्ट पहले जैसा काम नहीं कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, या फिर उसका जो मतलब किसी ना किसी तरह से उसका यूटिलिटी पहले की तरह नहीं बचा है, वही होता है डेप्रिसिएशन ड्यू टू वेयर एंड टियर इन यूज। इफ्लक्स ऑफ टाइम, एक तो होता है रेगुलर यूज की वजह से उसका वैल्यू कम हो जाता है, एक होता है कि टाइम जैसे जैसे जा रहा है हम लोग यूज करें या ना करें वो डेप्रिशिएट हो जाता है। कोई भी चीज एक बार हम लोग जब खरीद लेते हैं, चाहे हम लोग यूज ना करके उसे एज इट इज क्यों ना रख दे, वो सेकेंड हैंड ही हो जाता है, ठीक है। मतलब टाइम अगर चला गया है किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर परचेस करने के बाद, चाहे हम लोग उसे रेगुलर यूज कर रहे हो, चाहे हम लोगों ने उसे पैक करके रख दिया हो, वो तो बन जाता है सेकेंड हैंड ही, मतलब डेप्रिशिएट हो गया, उसका वैल्यू वो नहीं मिलेगा जो हम लोगों को पहला मिल सकता था, ठीक है। अच्छा, और इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, मार्केट में अगर किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होगा, जो पुराना मोबाइल है, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के ऊपर आ जाता है, जैसे पहले कीपैड वाला मोबाइल था, जैसे ही ये स्क्रीन टच मोबाइल का पैटर्न आ गया तब देखो कीपैड वाला मोबाइल जो है वो बैकडेटेड हो गया, ठीक है, वो खुद ब खुद उसका वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो गया। नहीं तो पहले वो ही बहुत ज्यादा महंगा मिलता था, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसके बाद कलर टीवी आया, फिर उसके बाद ये सब मतलब एलईडी एलसीडी ये सब आ गया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है पुराना जो भी मतलब टेक्नोलॉजी था वो खुद ब खुद डेप्रिशिएट हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि डेप्रिशिएशन का क्या क्या रीजन है, एक तो वेयर एंड टियर, मतलब नॉर्मल यूज की वजह से डेप्रिशिएशन होगा, टाइम चला जा रहा है तो भी डेप्रिशिएट होगा, टेक्नोलॉजी मार्केट में नया नया आ रहा है तो भी डेप्रिशिएट होगा। ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हिच हैज एक्सपायर्ड एंड as such turned into expenses during the process of its use in a particular accounting पीरियड। तो एक सर्टेन परसेंटेज हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हम लोग कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं। 10%, 10% का मतलब होता है 100 रुपए का अगर एसेट है तो हम लोग बोलेंगे हम लोग 10 रुपए यूज कर रहे हैं हर साल, अगर 10% पर एनम है तो एक सर्टेन परसेंटेज हमें डिसाइड करना पड़ता है ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट विच हैज एक्सपायर्ड, एंड मतलब उसको हम लोगों को दिखाना है कि ये इतना हमारा खर्चा हो रहा है, एज सच टर्न इनटू एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स यूज इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग है। किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में अगर हम लोग दिखा रहे हैं कि 10% डेप्रिसिएशन है, मतलब हमारा एसेट का वैल्यू का 10% हम लोग यूज दिखा रहे हैं, अब वो मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है, 10% यूटिलिटी दिखा रहे हैं। फिर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट और अदरवाइज बेसिक वैल्यू ऑफ टेंजिबल कैपिटल एसेट लेस सैल्वेज इफ एनी ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ the unit which may be a group of asset in a systematic and rational manner। तो क्या बोल रहा है, depreciation accounting क्या है, is a system of accounting which aims to distribute the cost
ठीक है। मेनली डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का जो मेन एम है वो क्या है, जो कॉस्ट है, मान लो एक 1 लाख का लैपटॉप है तो उसका खर्चा हम लोग सोच रहे हैं कि इस लैपटॉप को 5 साल यूज करेंगे तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आइडेंटिफाई करना ही डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और अदर बेसिक वैल्यू ऑफ टेंजिबल कैपिटल एसेट, या तो हम लोग कोई एक डेप्रिसिएशन का रेट देख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 लाख का लैपटॉप है, उसको अगर हम लोग 5 साल बेचेंगे तो सपोज 10,000 में बिक जाएगा फॉर एग्जाम्पल, और ये हम लोग यूज करना चाहते हैं सपोज 9 ईयर्स, तो 1 लाख माइनस 10,000 करने पे जितना आएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 9, यानी हर साल 10,000 रुपए का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं। वही बोला है टेंजिबल कैपिटल एसेट लेस सैल्वेज। सैल्वेज मतलब क्या हो गया, सैल्वेज मतलब हो जाता है जिसमें हम लोग इसको बेच सकते हैं आफ्टर हमारा यूज, मतलब आफ्टर यूजफुल लाइफ। हम लोगों ने सोचा था 9 ईयर्स यूज करेंगे, 9 ईयर्स बाद अगर इससे 10,000 हमें रिकवर होता है उसे हम लोग बोलेंगे सैल्वेज। इफ एनी इसीलिए बोला है, जरूरी नहीं है कि मार्केट में इसका कोई वैल्यू हो, रिकवरेबल वैल्यू हो, जीरो भी हो सकता है। over the estimated useful life of unit which may be a group of asset in a systematic and rational manner। systematic और rational manner में हमें ये करना है, systematic way से करना है, बट ये systematic और rational manner पे ज्यादा कुछ बोला नहीं है, जो कि इसका लिमिटेशन भी होता है। ठीक है, कैसे करेंगे ये तो मतलब लोग खुद डिसाइड करते हैं। कुछ इनकम टैक्स का रूल्स होता है, टैक्स के किस तरह से डेप्रिसिएशन कौन से एसेट पे कैलकुलेट होगा, तो उस प्रोसेस से फॉलो होता है, बट इसका एग्जैक्ट कोई तरीका नहीं बताया गया है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन नॉट ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, ये एलोकेट करता है खर्चे को, वैल्यूएशन नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब एसेट का वैल्यू नहीं कर पाते, बस एसेट का खर्चा जो है वो दिखा पाते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज द पोर्शन ऑफ द टोटल चार्जेस अंडर सच ए सिस्टम दैट इज एलोकेटेड टू द ईयर। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर is the portion of the total charges under such a system that is allocated to the year। उस साल हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर में जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वही मतलब उसी ये एक सिस्टमेटिक और रैशनल मैनर में ही हमें करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज द पोर्शन ऑफ द टोटल चार्ज अंडर सच ए सिस्टम दैट इज एलोकेटेड टू द ईयर। जैसे कि एसएलएम हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडी मेथड, तो जो सिस्टम में रह के हम लोग चार्ज करना चाहते हैं तो एक साल हमें वही चार्ज करना पड़ेगा, हर साल इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ऑल्दो द एलोकेशन में although the allocation may properly taken into account occurrence during the year, it is not intended to be measurement of the effect of all such occurrence। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्रिटिसाइज में बोल रखा है कि ये जो सिस्टमेटिक और रैशनल मैनर है ना, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है, ये चीज बता रहा है। ठीक है, अब इसका ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग डेप्रिसिएशन पता कर लिए कि क्या होता है, काफी है। कुछ टर्म्स हमें पता होना चाहिए, ये सबसे एमसीक्यूज आता है। जैसे कि देखो एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन कब होता है, ये भी क्या है, फिक्स्ड एसेट जब डेप्रिशिएट होता है तो उसे एमोटाइजेशन बोला जाता है। लेकिन ये कैसा फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि इंटेंजिबल, इंटेंजिबल पे ही ये वर्ड जो है एप्लीकेबल होता है। इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब भी तो डेप्रिशिएट होता है, पेटेंट, ये सब भी डेप्रिशिएट होता है। तो ये सब जब डेप्रिशिएट होता है तब हम लोग डेप्रिशिएशन के जगह परफेक्ट जो वर्ड होता है एमोटाइजेशन, ये यूज किया जाता है। तो एमोटाइजेशन यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट के डेप्रिशिएशन के पर्पस पे। ठीक है, फिर ये है डिप्लेशन, ये वर्ड कब यूज होता है, डिप्लेशन मतलब अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस को निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन। जैसे कि माइंस, ठीक है, ऑयल वेल मतलब तेल निकालना, क्वेरीज, ये क्या है, सैंड पिट्स, सिमिलर एसेट ऑफ वेस्टिंग कैरेक्टर। इन दिस मेथड कॉस्ट ऑफ द एसेट इज डिवाइडेड बाय टोटल वर्केबल डिपॉजिट ऑफ द माइन एटसेट्रा एंड फ्रॉम डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये प्रोसेस बता रहा है, देखो ये प्रोसेस बताया कि इस तरह के डेप्रिसिएशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि हम लोग माइन से, कोयला खदान से कोयला निकाल रहे हैं तो इस पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, तो सिंपल है, कैसे लगाना है, जितने का वो माइन है और जितना कोयला वहां से हर साल एक्सकर्शन हो रहा है उस बेसिस पे यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्ड सीख लेते हैं, बाकी हम लोग जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पर देख लेंगे कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन का मेथड कैसे एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर होता है, ये इंटेंजिबल एसेट के ऊपर होता है।
ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब ही होता है अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट या चेंज आ रहा है, उस वजह से एग्जिस्टिंग एसेट में एसेट का वैल्यू कम हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्सोलेसेंस। ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस ये डेप्रिशिएट हो गया, नया ही चीज है बट क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया तो उस चीज का वैल्यू पहले वाले मतलब उस चीज का वैल्यू जो है वो अभी के एसेट से कम हो गया। मान लो मोबाइल में और भी नया कोई टेक्नोलॉजी आ गया, स्क्रीन टच के अलावा और भी कुछ आ गया, ठीक है, अब स्क्रीन टच भी नहीं करना पड़ रहा है, सपोज कुछ और आ गया, तो क्या होगा, ये सारे स्क्रीन टच मोबाइल का जो फैसिलिटी है ये सबका ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाएगा, वैल्यू जितना भी वैल्यू है उससे कम हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, डिलापिडेशन। डिलापिडेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओल्ड एज और लॉन्ग यूज के वजह से अगर किसी भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो हम लोग इसे बोलते हैं डिलापिडेशन। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी, ये टेनेंसी के कारण, टेनेंसी मतलब जैसे रेंट पे रहने से क्या होता है, उसका वैल्यू कम हो जा रहा है, मतलब जो ओनर है वो तो इसे यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये किसी को यूज करवा रहे हैं, मतलब रेंट में देके, तो टेनेंसी के वजह से, रेंट में देने के वजह से अगर एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, इस तरह के वैल्यूएशन कम होने को बोला जाता है डिलापिडेशन। इन वन सेंटेंस, डिलापिडेशन मीन्स ए स्टेट डिटोरिएशन ड्यू टू ओल्ड एज और लॉन्ग यूज, मतलब या तो ये पुराना हो गया है चीज तभी ये डेप्रिशिएट हो गया, या इसे बहुत दिनों से यूज किए जा रहे हैं। दिस टर्म रेफर्स टू डैमेज डन टू ए बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग टेनेंसी। नॉर्मली टेनेंसी के केस में जब एसेट वगैरह डेप्रिशिएट हो जाता है तो उसे बोलते हैं डिलापिडेशन, ठीक है। तो ये चार वर्ड हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, डिलापिडेशन, एमोटाइजेशन, डिप्लेशन और ऑब्सोलेसेंस। तो एमोटाइजेशन फॉर इंटेंजिबल एसेट होता है, डिप्लेशन जो है वो फॉर नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डेप्रिशिएट होता है वो वाला, ऑब्सोलेसेंस का मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से जो होता है, डिलापिडेशन का मतलब है कि अगर ओल्ड एज हो गया है किसी भी एसेट का या बहुत ज्यादा उसे यूज हो रहा है ड्यूरिंग टेनेंसी, मतलब रेंट के पर्पस पे, तब उसे बोलते हैं डिलापिडेशन। अब डेप्रिसिएशन किस तरह के एसेट का होता है, हमेशा फिक्स्ड एसेट पे होता है और किसी भी तरह के एसेट पे नहीं होगा, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, tools, etc. These long term or fixed asset have a limited useful life, that is they will provide service to the entity in form of helping in the generation of revenue over a limited number of future accounting period। तो बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट नॉर्मली क्या होता है, जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ठीक है, हमें हेल्प करेगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस प्रोवाइड करने में, जिस भी सेक्टर में हम लोग हैं और जिस वजह से हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट को लिया हुआ है, तो वो सारे चीजों का क्या हो सकता है, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है, मतलब होगा ही। तो फिक्स्ड एसेट का लाइफ क्या होता है, लिमिटेड होता है। लैंड को इसीलिए, वो फिक्स्ड एसेट तो है बट वो डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि लैंड का जो यूजफुल लाइफ है वो अनलिमिटेड होता है, इसी वजह से हम लोग लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, बोलते उसका एप्रिसिएशन हो सकता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, घटता नहीं है। और बाकी फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन के वजह से ही तो वैल्यू घटता है। डेप्रिसिएशन इंप्लाइज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस, वही चीजों को फिर से बोला है, ठीक है, सेम वही चीज, श्रिंकेज, ये देखो सेम वही चीज को फिर से बोला है, ठीक है। अच्छा, तो इसका और जरूरत नहीं है, हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये पूछ सकता है इंटरनल कॉजेज में क्या रखा है इन्होंने, इंटरनल कॉजेज में रखा है वेयर एंड टियर और डिप्लेशन। वेयर एंड टियर का मतलब क्या है, वेयर एंड टियर का मतलब होता है कि नॉर्मल जो यूज होता है, रेगुलर जो यूज होता है, उस वजह से जो डेप्रिसिएशन होता है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा सफर फ्रॉम लॉस ऑफ यूटिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है, ये सब मतलब यूज होता है तो वाइब्रेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, नेग्लिजेंट हैंडलिंग अगर करता है कोई, रस्टिंग अगर हो रहा है, तो इस वजह से एसेट डेप्रिशिएट होता है। ये तो नॉर्मल सा बात है, अगर हम लोग अपना लैपटॉप, मोबाइल फोन वगैरह यूज करेंगे तो उस पर तो ये सब होगा ही, ठीक है, या फिर हम लोग अगर कोई प्लांट मशीनरी जहां पर केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहा है, इस वजह से भी एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, डिप्लेशन मतलब एग्जॉशन, द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वेस्टिंग एसिड, जैसे कि माइंस वगैरह में क्या होता है, जब हम लोग माइंस वगैरह से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तब जो उस वहां पर वैल्यू कम हो जाता है, कोयला निकाल लिए तो कोयला का वैल्यू वहां पर, मतलब जितना भी क्वांटिटी था, जितने रुपए का था, वो डिटोरिएट किया, डिक्रीज किया, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन। रेगुलर एक्सट्रैक्शन के वजह से अगर होता है तो, ठीक है।
एक्सटर्नल और इकोनॉमिक कॉजेज, ये दोनों को इंटरनल कॉजेज में रखा गया, वेयर एंड टियर और डिप्लेशन को। एक्सटर्नल को जैसे कि ऑब्सोलेसेंस, ये एक्सटर्नल कॉज है, ठीक है, ये हमारे वजह से नहीं हुआ, मार्केट में कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, ऑब्सोलेसेंस के वजह से हमारा एसेट जो है वो वैल्यू उसका कम हो जाएगा। इनोवेशन ऑफ बेटर सब्सटीट्यूट, चेंज इन मार्केट डिमांड, इम्पोजिशन ऑफ लीगल रेस्ट्रिक्शन में रिजल्ट इनटू डिस्कार्डिंग एन एसेट। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट, जैसे मान लो ये जिन लोग के पास पुराना, बहुत पुराना बस है, ठीक है, या फिर कोई भी व्हीकल है, तो एक रूल्स आया हुआ है ना कि हम लोग कितने साल पुराने व्हीकल को अभी रोड पे नहीं चला सकते, क्योंकि उससे इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, धुआं होता है, जो मतलब ऑन दैट मोमेंट जो टेक्नोलॉजी लगा के वो सारे एसेट को बनाया गया था, आज के डेट पे लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा के उसको बंद कर दिया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन ना हो। बोला गया है कि अगर आपके पास इतना पुराना कोई व्हीकल है तो आप रोड पे नहीं चला सकते, ठीक है, एटलीस्ट शहर के अंदर तो उससे नहीं ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शहर में ज्यादा ये सब रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा पॉल्यूशन होने का भी चांसेस हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि लॉ लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा के भी बहुत सारे एसेट का यूज रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से जो एसेट के ओनर है, मतलब जिनके पास इस तरह का एसेट है, उन्हें वो एसेट को डिस्कार्ड करने पड़ता है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, बेटर सब्सटीट्यूट आ गया है, इतना धुआं धक्कड़ वाला व्हीकल का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए जो पुराना गाड़ी है उसको हम लोग रोड पे नहीं चला सकते, लॉ लगा के रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, दैट इज द ऑब्सोलेसेंस। इनएडिक्वेसी, चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज में लीड टू डिस्कार्ड इन एसिड। पहले मान लो जो प्लांट था उससे जितना भी वॉल्यूम का प्रोडक्शन हो रहा था, अभी वो सफिशिएंट नहीं है, नीड ज्यादा हो गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा मशीन या प्लांट लगा सकते हैं। तो ये इनएडिक्वेसी हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, एसेट को ही चेंज कर डाला, क्योंकि प्रोडक्शन और वॉल्यूम जो है वो उस एसेट से पूरा नहीं बन रहा था। तो एसेट हमेशा यूज हो गया, इसी वजह से हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा यूज खत्म हो गया, अब हम लोगों को इस एसेट से कुछ भी नहीं मिल रहा है तभी हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से भी हम लोग अपना ऑलरेडी यूज्ड एसेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इनएडिक्वेसी की वजह से भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, टाइम एलिमेंट, विद द पासेज ऑफ टाइम सम इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट लाइक लीज, पेटेंट, कॉपीराइट्स लूज देयर वैल्यू और इफेक्टिवनेस। जैसे कि लीज पे किसी को कोई भी जमीन घर दे रखा है या फिर कुछ भी, जैसे माइंस वगैरह भी दे सकते हैं, तो लीज का एक टाइम होता है, 99 ईयर्स ऐसा होता है लीज। तो जैसे ही वो टाइम पीरियड जाने लगा, आज अगर लीज का डॉक्यूमेंट साइन होता है तो कल से ही क्या होगा, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, एक साल गया, मतलब अगर 99 ईयर्स का अगर लीज लिया हुआ है तो एक साल बाद वो 98, 97, 96 इस तरह से हो सकता है। पेटेंट अगर किसी ने 10 साल का बना रखा है, कॉपीराइट्स अगर किसी ने 5 साल का ले रखा है, तो वो कुछ टाइम बाद वो, ये सब क्या है, लाइसेंस के तरह है, तो इसे रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब एमोटाइज हो जाते हैं। तो टाइम के साथ साथ भी एसेट जो है वो कम होते जाता है, डेप्रिशिएशन इस पे भी लगता है, बट नाम अलग है, एमोटाइजेशन यहाँ पर बोलेंगे, जो कि इंटेंजिबल एसेट के लिए एप्लीकेबल होता है। एबनॉर्मल ऑकरेंस, एबनॉर्मल ऑकरेंस पे देखो क्या बोल रहा है, जैसे कि कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फायर ऑकर हो गया, नेचुरल कैलामिटी जैसे कि बाढ़, मतलब फ्लड हो गया या फिर ड्रॉट हो गया, कैन डैमेज द सर्विस पोटेंशियल ऑफ एन एसेट पार्टली और फुल्ली, एज अ रिजल्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ एसेट इज अफेक्टेड एंड रिड्यूस्ड। एबनॉर्मल कॉजेज में क्या होता है, जैसे कभी भी कोई एक्सीडेंट, फायर ऑकर होना या फिर नेचुरल कैलामिटीज की वजह से क्या होगा, एसिड का जो पोटेंशियलिटी था वो खत्म हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस वजह से भी एसिड जो है डेप्रिशिएट हो सकता है। डेप्रिशिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, डेप्रिशिएशन को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं। डिमोनेशन इन द सर्विस पोटेंशियल, इट इंडिकेट्स, मतलब ये हमें ये समझाता है कि हमारे एसेट का जो पोटेंशियलिटी था वो दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे भी एप्लीकेबल होता है कि जैसे ही हमारा एज जितना ज्यादा होते जाता है, हमारा भी जो मतलब पोटेंशियलिटी है हमारे अंदर वो धीरे धीरे कम होते जाता है। उसी तरह से एक एसेट का अगर 10 साल उसका लाइफ है, तो जैसे उसे यूज करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे उसका पोटेंशियलिटी कम हो जाएगा। तो डेप्रिशिएशन हमें यही समझाता है कि एसेट्स ऑल लाइफ टाइम नहीं होगा, कि हम लोगों ने एक लैपटॉप खरीद लिया तो ये लाइफ टाइम हो गया, नहीं, इसका भी एज हो रहा है, ये भी एक ना एक दिन मतलब ये भी खत्म हो जाएगा, हम लोग को दूसरा चीज खरीदना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि डिमिनिशन इन सर्विस पोटेंशियल, इससे हमें समझ में आता है सर्विस का पोटेंशियलिटी से कि ये जो है इसका एज हो रहा है, मतलब ये डेप्रिशिएट होते जा रहा है। इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट, इट इज नॉट एक्चुअल लॉस, ये एक एस्टिमेट है। मैंने बोला कि मेरा लैपटॉप हम पर मंथ पर ईयर 10,000 रुपए का यूज कर रहे, ये मेरा
मेरा एक एस्टिमेट है, एक्चुअली कोई भी नहीं बोल सकता कि एक्चुअली कैसा हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल बता पाना उतना आसान नहीं, ये एजम्पशन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशन पे। ये सेकंड फोर्थ पॉइंट पे वही बोला है, देखो इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट एजम्पशन लाइक इफेक्टिव लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट। किसी को लग रहा है कि एक लैपटॉप 5 साल चल सकता है, किसी को लग सकता है वही लैपटॉप 7 साल चलेगा। ये सब होता है इफेक्टिव लाइफ का एजम्पशन, किसी को 5 लग सकता है, किसी को 7। और कोई बोल सकता है कि 5 साल बाद ये एसेट हम 50,000 में बेच देंगे, या फिर मान लो बोल रहा है कि हम 10,000 में बेच देंगे 1 लाख का लैपटॉप, कोई बोल रहा है हम 7 साल बाद 12,000 में बेच देंगे। तो ये सब तो एजम्पशन है, तो एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड नॉट ऑफ वैल्यूएशन। हम लोग इससे एसेट का वैल्यू नहीं कर सकते हैं, एसेट का वैल्यू में कितना गिरावट आया, मतलब कितना उसका वैल्यू यूज हो गया है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इट अराइजेज मेनली फ्रॉम एन इंटरनल कॉज। इंटरनल कॉज तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इंटरनल कॉज में क्या लिया गया है, नॉर्मल वेयर एंड टियर और डिप्लेशन ऑफ एन एसेट, बट इट इज treated as any expenses charged against profit like rent, salary which arise due to external transaction। बट इसे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के तरह यूज किया जाता है, जैसे कि रेंट का एक्सपेंसेस हम लोग पीएल में दिखाते हैं, सैलरी का दिखाते हैं, इसका रीजन भले इंटरनल हो, ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन जो है वो एक्सटर्नली ही दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन एनी पर्टिकुलर एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन एनी पर्टिकुलर एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट। तो बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड कर किया जाता है डेप्रिसिएशन को, कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन होगा इसका एक रेस्ट्रिक्शन रहता है, कब तक का, जब तक इसका वर्किंग लाइफ रहेगा, ठीक है, तभी तक ये रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। इट इज चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इट इज नॉट चार्ज ऑन एनी करेंट एसेट। ये कभी करेंट एसेट पे नहीं होता है, हमेशा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉट ओनली फिक्स्ड एसेट बोलना चाहिए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। और इंटेंजिबल पे जो होता है उसका नाम है एमोटाइजेशन। For allocating the cost of intangible fixed asset like goodwill etc, a certain amount of their total cost may be charged against periodic revenue, this is known as amortization। पूरा accounting treatment एक ही होता है, नाम अलग हो जाएगा, इसको depreciation उसको amortization बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट पे हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाते हैं जब हम लोग फैक्ट्री में मशीन का यूज दिखाते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट का, या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्शन करने के लिए एसेट का हेल्प लिया है, फिक्स्ड एसेट का। तो अगर हम लोग उसका डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो फिर जो कॉस्ट कैलकुलेट होगा वो तो गलत हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सही कैलकुलेट करने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अगर हम लोग पीएल में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, हम लोगों ने एसेट खरीदा है बट उसका खर्चा जो हो रहा है, मतलब उसका कॉस्ट जो हो रहा है, वो अगर हम लोग नहीं दिखा रहे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए ताकि हम लोग करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए। यहाँ पर था करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर पाए। करेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ फिक्स्ड एसेट एट रीजनेबल वैल्यू, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो लगातार कोई भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हमेशा उतना ही दिखेगा जितने में ये परचेज किया गया था। आज अगर 1 लाख का लैपटॉप दिख रहा है, 5 साल बाद भी 1 लाख दिखेगा, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखाएंगे, जो कि हमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसीलिए फिक्स्ड एसेट का सही वैल्यू दिखाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कि अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि देखो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए हम लोग किसी को कैश पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ हमारा खर्चा हो रहा है, बट इसका कैश आउटफ्लो कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हर साल जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उतना जितना हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, अगर 10,000 कर रहे हैं तो 10,000 करके हमें सेव करना चाहिए, प्रॉफिट से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये खर्चा किसी को पे नहीं कर रहे, कोई हमारे पास आके नहीं मांग रहा है कि डेप्रिसिएशन का इतना पैसा दो, जैसे सैलरी का पेमेंट कर दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन का खर्चा तो दिखा रहे हैं बट उसका कैश आउटफ्लो नहीं होता है बिकॉज वो नॉन कैश है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उतने का कैश हमें कहीं पर एक्यूमुलेट करते जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग उस एसेट को रिप्लेस करेंगे तो हमें वहां से एक हेल्प मिल
जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर किसी ने 1 लाख का लैपटॉप खरीद लिया, अब उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, तो उसको आगे जाके फिर 5 साल या 7 साल बाद फिर से ऐसा ही एक लैपटॉप खरीदना है, तो अगर वो अभी से 10,000 वाला जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो जमा करते जाएगा, तो जब वो इसे रिप्लेस करेगा तो उसे हेल्प हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो हमें रिकवर हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मेंटेनेंस करने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। कैसे देखो, ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कैपिटल हैज टू बी इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए हम लोगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। द वैल्यू ऑफ सच फिक्स्ड एसेट आर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड ड्यू टू देयर रेगुलर यूज एंड passage ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट इज ट्रीटेड एज एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड इट इज मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। If it is not charged, the profit will remain inflated. This will cause capital erosion. मतलब कैपिटल पे कैसे इम्पैक्ट देगा, इसके लिए फाइनल अकाउंट्स, अगर हमारा जीपी सही होता है तो ही नेट प्रॉफिट सही होगा। नेट प्रॉफिट सही करने के लिए डेप्रिसिएशन का जो एक रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, और यही ज्यादा नेट प्रॉफिट, एक्चुअली नेट प्रॉफिट ऐड होता है कहाँ पर, कैपिटल में ऐड होता है। तो अगर हम लोग गलत नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं दिखाया, तो कैपिटल भी हमारा ज्यादा दिखेगा, ठीक है। इसी वजह से बोल रहा है कि कैपिटल को सही मेंटेन करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज करना जरूरी है, क्योंकि पीएल गलत बना तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बनेगा, मतलब उसके बाद बैलेंस शीट भी गलत बनेगा। कंप्लायंस विद टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर हम लोगों को जैसे टैक्स वगैरह में देख सकते हो कि ये देखो दे भी रखा है, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में साफ साफ बताया गया है कि फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, किस तरह से करना है, कौन से फिक्स्ड एसेट पे कितना करना है, इसका अलग एक चार्ट ही बना रखा है। तो अगर हमें लीगली चलना पड़ेगा, मतलब लीगली तो चलना ही पड़ेगा, लीगली चलने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ एट पर होने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। अब क्या क्या मेथड है सिलेबस में, देखो सिंकिंग फंड मेथड है, ठीक है। सिंकिंग फंड मतलब वही जहां पर हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का जो पैसा आउटफ्लो नहीं दिख रहा है हमने, हम लोग वो आउटफ्लो का पैसा अगर अपने पास जमा करें तो फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एसेट रिप्लेस करने में हमें हेल्प होगा। एन्युटी मेथड मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पैसे को एन्युटी प्रोसेस में जमा कर सकते हैं। एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम लोग अगर स्पेसिफिक पैसा, जैसे 10,000 होगा तो 10,000, उसमें ज्यादा कम नहीं होता है। एन्युटी का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मतलब अब हम लोग कैसा एन्युटी कर रहे हैं, डे टू डे का एन्युटी भी हो रहा है, डेली का 10 रुपए जमा करना वो भी एन्युटी है, मंथली 5,000 जमा करना वो भी एन्युटी है, लेकिन पैसे में चेंजेस नहीं होना चाहिए, एन्युटी इसे बोला जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड ये भी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं टाइम बेसिस में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जो हम लोग 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी डब्ल्यूडीवी, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, सारा है नहीं, ठीक है, सिलेबस में बस मेथड का नाम है। यूज बेस में जैसे वर्किंग आवर्स मेथड, माइलेज मेथड, डिप्लेशन सर्विस आवर्स मेथड, यूनिट मेथड, प्राइस बेस में रिवॉल्यूशन मेथड, रिपेयर्स प्रोविजन मेथड, डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये हम लोग AS10 में देखे हैं, ठीक है। AS10 जो है, पहले AS6 जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए यूज होता था, ठीक है, लेकिन अभी उसे रिप्लेस करके AS10 लाया गया है। पहले AS10 था, AS10 जो था ये फिक्स्ड एसेट के लिए बना हुआ था, फिक्स्ड एसेट के लिए ये बना हुआ था, डेप्रिसिएशन के लिए। अभी ये दोनों अलग अलग नहीं बना हुआ, इन दोनों को ऐड करके रिवाइज्ड AS10 बनाया गया है, दैट इज PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बनाया गया है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर जनरली नोन एज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इन कॉन्ट्रास्ट विद द टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो फिक्स्ड एसेट का मतलब लेकिन इनटेंजिबल का जो AS26 था वो अभी भी है, और फिक्स्ड एसेट इज इन कॉन्ट्रास्ट विद, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट जो बोला गया ना AS10 में सिर्फ टेंजिबल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बताया गया है। दिस टेंजिबल एसेट्स आर, AS10 किसे टेंजिबल एसेट
बोल रहा है, ठीक है। एएस जो है वो अपने हिसाब से बताता है। तो एएस के हिसाब से देखो टेंजिबल एसेट का मतलब क्या है, इसी को हमें फॉलो करके अकाउंटिंग सिखाया भी जाता है। हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग फिक्स्ड एसेट क्यों खरीदते हैं, ताकि हमें प्रोडक्शन में हेल्प हो, हमें सर्विस देने में हेल्प हो। अगर हम लोग कोई रेंटल या अदर पर्पज के लिए ले रहे हैं उसमें हेल्प हो, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए ले रहे हैं उसमें हेल्प हो। एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, मतलब एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूज होगा तभी वो टेंजिबल एसेट कहलाएगा। कभी भी रीसेल के लिए नहीं होता है, नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये पता ही है हमें, ठीक है। वंस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट qualifies for recognizing as an asset, it is initially measured at cost। जैसे ही अगर कोई मतलब कोई भी प्लांट या इक्विपमेंट ये सारे कंडीशंस को क्वालिफाई कर लेता है जो ऊपर 3 बताया गया है, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, उसे एसेट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे उसके खरीदे हुए कॉस्ट पे, ठीक है। यानी जो पे करके हम लोगों ने खरीदा, इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब पॉकेट से जो पैसा खर्चा करके हम लोगों ने उस एसेट को एक्वर्ड किया है उसे ही बोला जाता है कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ पर AS10 कॉस्ट को क्या बोल रखा है, देखो PPE कॉस्ट मतलब क्या होता है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का कॉस्ट मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस। जैसे कि मैंने बोला पॉकेट से जितना पैसा खर्चा करके हम लोगों ने खरीदा। अगर हम लोगों ने उस एसेट को इंपोर्ट किया है देन इंपोर्ट ड्यूटी। अगर हम लोगों ने वो आउट मतलब दूसरे देश से, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया से मंगाया है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। अगर नॉन रिफंडेबल कोई टैक्स है, अगर कोई रिफंडेबल टैक्स है तो वो एसेट के दाम के साथ ऐड नहीं होता है। अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो ये हम लोग क्या करते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला, कोई रिबेट मिला तो उसे लेस कर देंगे, ये नॉर्मल सा बात है। हम लोगों ने कोई भी एक एसेट खरीदा उस पर टैक्स लगा तो वो ऐड होगा। अगर वो टैक्स रिफंडेबल है तो वो लेस होगा, मतलब लेस नहीं, मतलब उसे कुछ करना ही नहीं है। अगर नॉन रिफंडेबल है तो उसे कुछ मत करो। कुछ डिस्काउंट मिला लेस कर दो, कुछ रिबेट मिला लेस कर दो, कोई ड्यूटी वगैरह देना पड़ा उसे ऐड कर दो अगर नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब ही होता है एसेट को अपने लोकेशन तक लाने का जो भी खर्चा है या फिर उसे यूजफुल बनाने का जो भी खर्चा है, वो सारा का सारा खर्चा को ही कॉस्ट बोला जाता है। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट और डिसमेल्टिंग, डिकम्पोजिंग, decommissioning, removing and site restoration at present value if the entity has an obligation that it incurs on acquisition of the asset or as a result of using the asset other than procedure other than to produce inventories। AS29 prescribes the discounting of such provisions and provision to be made at the present value of applying pre-tax discount rate। ये बता देते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। इसके अलावा कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मान लो किसी एक जगह पे हमें एक बिल्डिंग बनाना है बट वहां पर पहले से ही कोई कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, ठीक है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डिकंस्ट्रक्ट, मतलब हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद ही हम लोग उसको फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग, ठीक है। इनिशियल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या फिर डीकमीशनिंग या रिमूविंग, ठीक है, मतलब साइट को प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले से कुछ बना हुआ है बिल्डिंग वगैरह, उसको तोड़ के वहां पर बनाना पड़ेगा तो उसको तोड़ने का भी खर्च होता है। फिर वहां से वो सारे चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी तोड़ फोड़ के बाद जो भी बचा उसको फिर रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज रिमूविंग कॉस्ट। फिर हम लोग साइट को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी खर्चा होता है वो भी कॉस्ट में लगाया जाता है। एक बिल्डिंग पहले से था उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाया गया तो नया बिल्डिंग बनाने के खर्चे में वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो पुराना एसी लगा हुआ है उसको खोल के नया लगवा रहे हैं तो खोलने का भी तो खर्चा होता है, खुलवाने का भी खर्चा होता है, तो वो जो खर्चा है उसी को बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग या रिमूविंग, मतलब जो भी अगर वहां से साफ सफाई करवा रहे, रिमूव करवा रहे, साइट रिस्टोर करवा रहे, तो ये सारा खर्चा जो है एसेट के दाम के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है, देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। अगर कोई एम्प्लॉय जिनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में या एसेट को एक्वायर करने में, जैसे किसी लेबर या फिर किसी मतलब किसी को वेजेस दिया हम लोगों ने एसी को ऑफिस तक लाने के लिए,
तो वो भी एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट तो मैंने अभी बताया कि कहीं पर हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है तो साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर वहां पर किसी भी तरह का पहले से बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है तो उसको तोड़फोड़ करना पड़ेगा, तो दैट इज साइट प्रिपरेशन। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, डिलीवरी कर रहा है तो डिलीवरी चार्जेस ले रहा है तो वो भी प्रोडक्ट के दाम के साथ ऐड हो जाता है। अगर हम लोग आज कोई 500 रुपए का चीज खरीद रहे हैं उसमें 50 रुपए डिलीवरी ले रहा है, तो हम लोग बोलेंगे जो प्रोडक्ट आया वो 550 का आया, वही बोल रहा है। हैंडलिंग कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को सही तरह से रखने के लिए, अगर कोई किसी को हम लोगों ने सुपरवाइज करने के लिए रख दिया तो उसका जो खर्चा है तो वो भी प्रोडक्ट के दाम के साथ ऐड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, ठीक है, अगर हम लोग कोई एक्वागार्ड ले रहे हैं, कोई मशीनरी चीज जो हम लोग खुद से डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट। असेंबली कॉस्ट, अगर अलग अलग पार्ट्स है जिसको जोड़ के असेंबल करके हम लोग यूज कर सकते हैं, तो असेंबल करने के लिए अलग टेक्निकल बात हो जाता है, अलग इंजीनियर का जरूरत होता है, तो उसका कॉस्ट ये भी मतलब जो फिक्स्ड एसेट है उसमें ऐड हो जाएगा उसके कॉस्ट में, परचेज प्राइस में। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द टेस्ट प्रोडक्शन, मतलब अगर हम लोग ऐसा कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रायल दे रहे हैं, ठीक है, कि प्रोडक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, तो जब हम लोग ट्रायल बना मतलब ट्रायल के लिए रेडी हो रहा है तो उसमें भी एक खर्चा होता है, ठीक है, उसका भी एक खर्चा होता है। मान लो प्रिंटर का ट्रायल ले रहे हैं कि या फिर जेरोक्स मशीन लिया है उसका ट्रायल कर रहे हैं कि कैसा जेरोक्स हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, टेस्ट तो करके देखना पड़ेगा। तो अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसको ट्रायल करने का, जैसे मान लो इंक का खर्चा हुआ प्रिंटर में, जेरोक्स में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी चला उसका खर्चा हुआ, तो ये मान लो हम लोगों ने 1 घंटा तक लगातार जो है जेरोक्स करते हुए देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है, मशीन कहीं अटक तो नहीं जा रहा है, कितना स्मूथली चल रहा है, तो ये 1 घंटे में बहुत सारा खर्चा हुआ। अब जो भी मान लो वहां पर हम लोगों ने प्रिंट किया या जेरोक्स किया उसको एज ए स्क्रैप हम लोग बेच सकते हैं, तो स्क्रैप मान लो पूरा 1 घंटे में टेस्टिंग करने का खर्चा आया 5,000 फॉर एग्जाम्पल, और उससे जितना भी टेस्ट करने के बाद जो भी पेपर वगैरह आया उसको हम लोगों ने एज ए स्क्रैप बेच दिया सपोज 500 रुपए में, तो हम लोग बोलेंगे कि 4,500 रुपए जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है, जो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में, सॉरी, जो हमारे मशीन परचेज में ऐड हो जाना चाहिए। मतलब अगर हम लोगों का जेरोक्स मशीन 80,000 का है तो ये 4,500 भी उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा खर्चा हो जाएगा, मतलब खरीदने का खर्चा। बोरोइंग कॉस्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, तो बोरोइंग कॉस्ट को भी एडजस्ट किया जाता है, मतलब अगर हम लोगों ने इस 80,000 के जो जेरोक्स मशीन है इसको खरीदने के लिए हम लोगों ने अगर कुछ लोन वगैरह लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका डिटेल्स हमें AS 16 में मिलेगा बोरोइंग कॉस्ट में, और बोरोइंग कॉस्ट जैसे हमें इंस्ट्रक्ट करेगा उस तरह से हमें करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कॉस्ट भी हमारा जो एसेट का परचेज प्राइस है उसके साथ ऐड हो सकता है, बट ऑब्वियसली AS 16 को फॉलो करते हुए हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल फीस, अगर हम लोग किसी प्रोफेशनल को रख रहे हैं मशीन को ऑपरेट करने के लिए तो वो खर्चा। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ऐसा कौन सा खर्चा है जो मशीन के कॉस्ट के साथ, सॉरी मतलब फिक्स्ड एसेट, मशीन बोल दे रहे हैं बार बार, फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी ऑफन रेफर टू एज प्री प्रीप्रोपरेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी, अगर हम लोग नया फैसिलिटी लाना चाहते हैं मतलब उसमें नया कुछ एडिशन कर रहे हैं तो वो हमारे परचेस प्राइस के साथ ऐड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोशनल कॉस्ट, किसी भी तरह का एडवर्टाइजिंग का खर्चा, प्रोमोशंस का खर्चा, वो फिक्स्ड एसेट के साथ ऐड नहीं होगा, मतलब फिक्स्ड एसेट के परचेस प्राइस के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विथ अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, अगर हम लोग नए जगह पे बिजनेस ओपन कर रहे हैं, नए नए कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, तो इस पे अगर हमारा कोई खर्चा हो रहा है तो वो हमारे एसेट के दाम के साथ ऐड नहीं होगा। अगर हम लोग किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी टेक्निकल स्टाफ को रखना चाहते हैं ताकि वो मशीन ऑपरेट करे, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ रहा है, उनको नहीं पता है कैसे ऑपरेट करना चाहिए, तो ट्रेनिंग तो दे रहा है, ट्रेनिंग का एक खर्चा होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का एक खर्चा होगा, तो वो खर्चा कभी भी मतलब प्रोडक्ट के सॉरी मशीन के कॉस्ट के साथ यानी कि फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड, ये भी ऐड नहीं होगा,
ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन एज पर AS10, डेप्रिसिएशन के बारे में यहाँ पर बताए, ठीक है। ये हम लोग बाद में देखेंगे, यहाँ तक अभी हम लोगों ने काफी पढ़ा है। AS10 में हम लोग जब AS10 पढ़ेंगे तो इसका फिर से यही सारा चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन कैसे होता है। यहाँ पर मेथड जस्ट देख लो, स्ट्रेट लाइन होता है, डिमिनिशिंग होता है, सम ऑफ द यूनिट्स होता है, एक कांस्टेंट चार्ज ऑफ वैल्यू ऑफ यूजफुल लाइफ। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हमेशा एक ही तरह का वैल्यू जो है चार्ज किया जाता है। डिमिनिशिंग में क्या होता है, पहले साल जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया, नेक्स्ट ईयर बचे हुए एसेट के वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और जो सम ऑफ द यूनिट्स है, चार्ज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट, कितना यूज या फिर आउटपुट है उसके ऊपर डिपेंड करके जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पर क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये फिक्स्ड यानी कि फिक्स्ड इक्वल इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोल सकते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 16 देखो, 1 2 3 4 मशीन है, चारों मशीन का कॉस्ट यानी खरीदने का प्राइस बता रखा है। एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज्ड, खरीदने के टाइम पे ये खर्चा हुआ। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू मतलब इतना इतना पैसा रिकवर होगा जब हम लोग इसे बेचेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हो गया इतना, तो हमें बोला है क्या कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉस्ट ऑफ मशीन, पहले लिखते हैं मशीन नंबर, चार है, 1 2 3 4। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन में है 90 24, 1,05,000 2,50,000। कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया। इसके अलावा खर्चा जो हम लोगों ने इनकर्ड किया परचेस करते वक्त, और इसको कैपिटलाइज्ड किया मतलब कैपिटल वैल्यू की तरह ऐड किया, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंसेस $10,000 $7,000 $20,000 $30,000। हाँ, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कॉलम बना लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगा, एसेट का जो परचेज प्राइस होता है प्लस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये दोनों। या फिर हम लोग इसको दे देते हैं कॉलम ए, इसको बी दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी। तो 90,000 प्लस 10,000 1,00,000, 24,000 प्लस 7। हाँ, और एक था ना रेसिडुअल वैल्यू। गलत हुआ है। नो मैम, रेसिडुअल वैल्यू एक दिखा रहा था ना हाँ उसमें हाँ से। हाँ, वो वाला इसके बाद लिख लेंगे। और एक कॉलम बोल रहे हो, अच्छा हाँ, उसको इसके बाद लिख लेंगे। 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31, और 1,05,000 और ये 20,000, 1,25,000 और 2,50,000 और 30, 2,80,000। ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट कॉलम लिख लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम है रेसिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड ही होता है हमेशा।
इसका कोई गारंटी नहीं है कितना होगा। $23,100, 12,500, 56,000, 12,500, 56,000। अच्छा, अब यहाँ पर और एक कॉलम क्या है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। 8, 6, 3, 5। अब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड पे वहां पर डायरेक्टली बोला तो नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बता देगा कि कौन से मेथड से करना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद ही दिया है तो उसी मेथड से किया हुआ है, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड से ही हमें करने बोला है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया, ये वाला 1,00,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 8 हाँ, ये हो गया 80,000 डिवाइडेड बाय 8, 10,000। सेकेंड मशीन का 31,000 माइनस 3,100 डिवाइडेड बाय 6, अच्छा ये सेकेंड वाला हो गया। थर्ड 1,25,000 12,500 divided by 3, नेक्स्ट है 2,80,000 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 5, 2,24,000 divided by 5। अच्छा देखते हैं एक बार, 10,000 4,650 30। अच्छा ये टैली नहीं हुआ। अच्छा इसका रीजन है टैली नहीं होने का, ये अभी तक इंस्टीट्यूट ने ठीक नहीं किया है। यहाँ पर क्वेश्चन में तो दे रखा है 3 और 5, और जब यहाँ पर सॉल्व किया है तो 5 और 10 से कर दिया, इस वजह से जो है आंसर हमारा टैली नहीं होगा। तो ठीक है, मेथड हमें पता चल गया कि कैसे करके होगा। बाकी ये जो है यहाँ पर उसी हिसाब से आ रहा है जिस हिसाब से डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने उस हिसाब से सॉल्व किया। 8,635, इन्होंने 8,6,510, इसीलिए लास्ट का दो हम लोगों का मैच नहीं हुआ। अच्छा अब डेप्रिसिएशन रेट निकाल लेते हैं, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ही जो है चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पर अगर हम लोग ये 3 और 5 के जगह
5 एंड 10 कर देते तो इनके साथ आंसर जो है वो मैचअप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लेते हैं। रेट मतलब कितना परसेंट डेप्रिसिएशन जो है ये कैलकुलेट किया है हम लोगों ने। रेट कैसे निकालेंगे, ये देखो पहले वाले मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ है 10,000, टोटल इसका वैल्यू कितना था 1,00,000, मतलब 1,00,000 पे अभी तक हम लोगों ने 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो क्या रेट सोचा होगा हम लोगों ने 10%, ये डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा। 1,00,000 में 10,000, आउट ऑफ 1,00,000 10,000 ऑलरेडी यूज्ड, तो परसेंटेज के हिसाब से 10% यूज्ड। और यहाँ पर आउट ऑफ 31,000 4650 यूज हो गया है। 31,000 में 4650 यूज हो गया है, तो डेप्रिसिएशन रेट कितना होगा, देखते हैं कितना होगा। कैलकुलेटर में 4650 डिवाइडेड बाई 31,000 इंटू 100, मतलब 15% आ रहा है, 15%। ये भी टैली हो जाना चाहिए, सिर्फ नेक्स्ट टू जो है वो टैली नहीं होगा, ये 15% हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 37,500 आउट ऑफ 1,25,000। ये 30% आ जा रहा है रेट के हिसाब से। ये जो है टैली नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वैल्यू ही अलग है। अच्छा, 44,800 डिवाइडेड बाई 2,80,000। 16%। ठीक है, बस ये एक बार चेक कर लेते हैं। दो टैली 1,25,000 12,500 मैंने सही किया है कि नहीं, डिवाइडेड बाई, ये गलत आया है क्या, 1,25,000 माइनस 12,500, माइनस 12,500 डिवाइडेड बाई 3। नहीं ठीक है, 37,500। मोबाइल पे कैलकुलेटर पे कुछ अलग ही दिख रहा है। 2,80,000 माइनस 56,000, 2,24,000, हाँ ठीक ही तो है, डिवाइडेड बाई 5, 44,800, हाँ ठीक है। अच्छा, अब illustration 17, a machine is purchased for 7 lakh, expenses incurred on it, cartage and installation 3 lakh। मशीन 7 लाख से खरीदा गया था, इस पे खर्चा हुआ है कार्टेज और इंस्टॉलेशन का 3 लाख। तो मशीन का दाम अभी सिर्फ 7 लाख नहीं हुआ, 7 लाख और 3 लाख, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि क्या क्या ऐसा कॉस्ट है जो मशीन के दाम के साथ ऐड हो सकता है। तो ये तो मतलब पुट टू यूज के पहले का खर्चा है, अगर हम लोग इस तरह से भी सोचे। इसके अलावा इसके बिना मशीन चल भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये कार्टेज इंस्टॉलेशन ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो ऐड हो जाएगा 10 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर। एक साल का ही एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन दिखाना है, और उस अकाउंटिंग ईयर के लिए दिखाना है जो कि खत्म होता है 31 मार्च 2014 में। इफ द मशीन इज परचेज ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट का परचेज दिखा रखा है, और ईयर एंडिंग वही है 31 मार्च 2014। अगर ऐसा होता है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, सिर्फ एक साल का दिखाना है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 17। 31 मार्च 2014 में खत्म होगा। अच्छा, पहला परचेज देख लेते हैं ए के हिसाब से 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013। अच्छा, ए पॉइंट लिख देते हैं 1 अप्रैल 2013 में अगर परचेज हुआ है पहला, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे एक साल का। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरे एक साल का। तो ए का आंसर हो जाएगा डेप्रिसिएशन इक्वल टू, यहाँ पर एसेट का वैल्यू है 7 लाख प्लस 3 लाख। तो यहाँ पर पहले टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट
7 लाख जो कि परचेस कॉस्ट है, और डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है 3 लाख। तो ये हो गया 10 लाख। डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10 लाख। एसेट का वैल्यू हमें बोला है एसएलएम मेथड से 20% लग रहा है, तो 20% पर एनम पूरे साल भर का, और ये एक साल ही यूज हुआ है। अगर इस पैटर्न में खरीदा गया है तो 12/12, तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन। सेकेंड देखो, सेकेंड अगर परचेज होता है 1 जुलाई 13 को, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 जुलाई 13 को, ये है क्वेश्चन बी के लिए। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो अगर 1 जुलाई 13 को है तो उसका यूज यहां से लेके ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक। तो ये कितना टाइम पीरियड हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो वही 10 लाख का एसेट है, रेट वही है 20%, लेकिन ये पूरे साल भर का है। तो ये जो है पूरा साल तो नहीं हो रहा है, दिख ही रहा है हमें, जुलाई से लेके मार्च है, तो जुलाई पूरा, जुलाई का 1 तारीख है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स हो जाएगा। तो 9 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। तो 20% करके जितना आ रहा है वो तो पूरे 12 महीने का है, तो एक एक महीने का कितना होगा? अगर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एक एक महीने का हो जाएगा, इंटू 9 करेंगे तो 9 मंथ्स का हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से किया जाता है 9/12। तो 1 लाख का 20% 20,000, 20,000 का 9/12। मैम 2 लाख होगा डेप्रिसिएशन उसका, फर्स्ट वाला, क्योंकि वो 10 लाख है ना, मैंने समझा एक। ये 2 लाख होगा। हाँ ठीक है, तो 2 लाख, और यहाँ पर फिर ये वाला भी 15,000 नहीं होकर 1.5 लाख हो जाएगा, सिर्फ जीरो का ही चेंजेस होगा, 1.5 लाख हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। हाँ 2 लाख और ये 1.5 लाख, ठीक है। अच्छा, जुलाई के बाद 1 अक्टूबर 2013, 1 अक्टूबर 2013, 1 अक्टूबर यानी 10/2013, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी के लिए। डेप्रिसिएशन इक्वल टू 10 लाख इंटू 20% इंटू कितने मंथ का हो रहा है? अक्टूबर से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा इस पीरियड का हो जाएगा। तो अक्टूबर पूरा, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब 6 मंथ्स। 1 लाख होगा। हाँ, सी का आंसर 1 लाख हो गया, सी का आंसर 1 लाख। हाँ, और लास्ट में ये ऑप्शन डी 1 जन 2014, 1 जन 2014। तो इस पे जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च 31 है तो पूरा 3 मंथ्स का लगेगा। तो 6 मंथ्स का अगर 1 लाख है, 3 मंथ्स मतलब जस्ट इसका आधा, तो 1 लाख का आधा कितना होना चाहिए? 50,000 होगा शायद, इतना ही होना चाहिए, यस। है ना? 50,000, ठीक है, 50,000 ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड, या फिर जिसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर हमेशा चेंज होते जाता है। पहला बार जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, बट उसके बाद जितना भी सब्सिक्वेंट ईयर आता जाएगा उसमें हम लोग जो बचा हुआ एसेट का वैल्यू होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन उस पे लगता जाएगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 18 देखो क्या बोल रहा है। On 1/1/2011, a machine was purchased for 1 lakh and 50,000 was paid for installation। यानी मशीन का परचेस कॉस्ट 1 लाख प्लस डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में ये 50,000 आएगा, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। हम लोगों ने ऊपर लिस्ट में देखा ना कौन कौन सा कॉस्ट ऐड होना चाहिए, 1,50,000। Assuming that the rate of depreciation was 10% on reducing balance method, calculate amount of depreciation up to 31 December 2013 तक हमें कैलकुलेट करना है। मतलब इन लोग का ईयर एंडिंग जैन टू दिसंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1/1 दिख रहा है और यहाँ पर बोल रहा है अप टू 31 दिसंबर 2013। तो ऐसे एज्यूम करके कर सकते, देखते हैं क्या एजम्पशन लिया है इन्होंने। हाँ उसी तरह से किया, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 18,
परचेज कब किया गया है? 1,00,000 प्लस 50,000, 1/1 2011 को, तो 1/1 2011 को परचेज कॉस्ट 1,00,000 प्लस 50,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो कॉस्ट 1,50,000 लेस डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर ये 1/1/11 में लिया गया, फर्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा 31 December 2011 में, पूरे एक साल का लगेगा। रेट है 10%, तो 10% मतलब 15,000। 1,50,000 पे 10%, 15,000, तो आंसर आ जाएगा माइनस 1,50,000। 135। हाँ, 1,35,000। फिर लेस डेप्रिसिएशन 31 December 2012, फिर से 10%, बट इस पे लगेगा, इस पे जो बचा हुआ वैल्यू है उस पे लगेगा, इसीलिए ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो इस पे 10% लगने से 13,500। 1,21,500 लेस डेप्रिसिएशन। कब तक का बोला था? 13 तक बोला, यही वाला लास्ट होगा। 31 December 2013, फिर से 10%, 12150 आएगा शायद, चेक कर लेते एक बार। हाँ, 1,21,500। अच्छा, 109,350 ये बचा हुआ वैल्यू चेक करते, 1,09,350। हाँ, यही आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एसेट का बचा हुआ वैल्यू, बस यही दिखाने बोला था, इलास्ट्रेशन 18। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये चेंज होते जाता है हर साल, और जो बचा हुआ वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, ये पूरा था एट द रेट ऑफ 10%। रेट पे कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये एमसीक्यू कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, रेट हमेशा 10% ही है, रेट पे कोई चेंज नहीं है, बट जो जिस पे रेट एप्लीकेबल है वो चेंज होता है। फर्स्ट टाइम ओरिजिनल कॉस्ट पे, उसके बाद रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगता जाएगा। फिर है सम ऑफ द यूनिट्स मेथड। सम ऑफ द यूनिट्स मेथड जो है वो अप्लाई होता है नॉर्मली जहां पर हमारा प्रोडक्शन वगैरह यूनिट्स में होता है ना, तो उस पे उस तरह के मशीन पे कैलकुलेट होता है, जिसका लाइफ, मशीन का लाइफ नॉर्मली जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इतना सारा प्रोडक्शन कर सकता है, जैसे ये प्रिंटर वगैरह का जो लाइफ होता है ना, उसमें कुछ ईयर नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वो कैसा कोई यूज कर रहा है उसके ऊपर होता है। उसमें पेजेस कितने मतलब प्रिंट होके आ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन रहता है कि 5,000 पीसेस की 10,000 पीसेस, उस पर कभी ईयर नहीं रहता है कि इतना जो है इतना साल ये चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे एसेट पे सम ऑफ द यूनिट्स मेथड अप्लाई होता है, इसीलिए यूनिट कि कितना यूनिट हम लोगों ने एक साल में यूज किया, उस हिसाब से हमारा एसेट का वैल्यूएशन हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर बोला है ए मशीन इज परचेस्ड फॉर 60 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ विच इज 10 years, यहाँ पर लाइफ भी बोला है, विद रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 4 लाख, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज 2 लाख ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये 2 लाख जो है कैपेसिटी है मशीन का इसके यूजफुल लाइफ के टाइम, मतलब पूरा पूरी 2 लाख ही बनेगा। 2 लाख यूनिट अगर बन जाता है फिर ये एसेट किसी काम का नहीं होगा, मतलब इसका जो भी इससे आउटपुट मिलना है वो 2 लाख ही है ड्यूरिंग दिस यूजफुल लाइफ, जो हम लोगों ने तय किया है 10 साल। 10 साल में ओवरऑल इतना प्रोडक्शन देगी। 1 से 2 साल 20,000, जैसे ही मशीन का थोड़ा एज हो जाएगा फिर 15,000, ठीक है, फिर 15,000, 3 से 6 साल, 7 से 10 साल 25,000। तो देखो 2 लाख हो जाएगा, 20,000 2 साल यानी 40,000, ठीक है। फिर 3 से 6, तो 3 से 6 यानी 3 साल, 3 साल 45,000, और 7 से 10 यानी फिर से 3 साल, तो ये हो गया 10 साल, 3 3 6 7 8, नहीं ये 4 साल हो रहा है ना, 3 4 5 6, ये 4 साल हो रहा है, 60,000 है ना। और ये हो रहा है 7 8 9 10, ये भी 4 साल, 25 और 4 हो गया 1 लाख, है ना। ये देखो ये 1 लाख हो गया। लास्ट ईयर में
25,000 करके प्रोडक्शन देगा और ये 1 लाख हो जाएगा। लास्ट 4 साल में 1 लाख मिलेगा टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पर कैसे बताया, पहला 2 साल 20,000 20,000, पहला 2 साल 20,000 20,000, यानी पहला 2 साल 40,000। फिर नेक्स्ट 3 साल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सॉरी 4 साल 15,000 करके एक एक साल में, यानी 15 4 60,000, ठीक है। फिर 7 8 9 10, 7 8 9 10, फिर नेक्स्ट 4 साल 25,000 करके 4 साल में 1 लाख, तो 40,000 60,000 और 1 लाख ऐड करके देखो 2 लाख हो जाएगा। और ये 10 साल हो रहा है, ठीक है। ये 2 साल, ये 4 साल, ये 4 4 8 और 2 10 साल, 10 साल का पूरा कैलकुलेशन दे दिया है कि 2 लाख का कैसे प्रोडक्शन इन्होंने एजम्पशन लिया है कि 2 लाख का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्शन होगा। नॉर्मली एज होता है मशीन का तो प्रोडक्शन यूनिट कम हो जाता है, बट इन्होंने अपने हिसाब से कुछ दिखाया, स्टार्टिंग में 20, फिर 15, फिर 25 दिखाया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है जैसे बोला, बट प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मली तो देखा जाता है कि मशीन का ओल्ड होने के साथ साथ इसका जो प्रोडक्शन का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर अप्लाइंग सम ऑफ द यूनिट्स मेथड। तो हमें सम ऑफ द यूनिट्स मेथड अप्लाई करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखो कैसे होगा। पहला साल में, पहला 2 साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, हम लोग यहाँ पर लिख लेते ईयर, यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन, किस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ता है, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट देखेंगे और ये कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट है 60 लाख, ठीक है। और इसका रेसिडुअल वैल्यू है 4 लाख। तो जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है लगभग वैसा ही होता है ये, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 4 लाख। अच्छा, डिवाइडेड बाय, नॉर्मली एसएलएम मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बट यहाँ पर मैंने बोला था पहले ही कि सम ऑफ द यूनिट्स मेथड वो सारे मशीन्स के लिए हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए जिसका लाइफ ईयर पे डिपेंड नहीं करता है, उसका कितना यूनिट प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए देखो इसका पूरा एस्टिमेटेड लाइफ तो 10 साल है और 10 साल में ये 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर हमें यूनिट में इसके लाइफ को डिफाइन करना है तो हम लोग बोलेंगे 10 साल के बाद ये मशीन खत्म, नहीं बोल के 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद ये मशीन खत्म। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के जगह एस्टिमेटेड यूनिट होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 लाख, ठीक है। इससे ये पता चल जाएगा कि, इससे क्या पता चलेगा, देखो 60,000 का मशीन है, इसे अगर हम लोग फ्यूचर में बेच देते हैं एज ए स्क्रैप तो हमें 4 लाख मिलेगा। तो इसका मतलब 56 लाख जो है इस मशीन का हम लोग यूज कर लेंगे अगर इसको 2 लाख यूनिट तक प्रोड्यूस इसमें से करवा लेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। अगर 2 लाख यूनिट प्रोडक्शन होगा तो मशीन 56 लाख का यूज हो जाएगा। ये जैसे ही डिवाइड हो जाता है इससे हमें कितना आंसर मिलेगा, 28। ये क्या निकला, इसका मतलब डिवाइड से ये आंसर आया कि अगर मशीन में 1 यूनिट प्रोडक्शन होता है तो मशीन 28 रुपए का खर्चा होता है। 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 56 लाख का मशीन का खर्चा होगा। और अगर हम लोग 1 यूनिट बनाते हैं तो इसका उस बेसिस पे अगर देखें तो 28 रुपए का खर्चा होता है 1 यूनिट बनाने पे। और पहला 1 से लेके 2 साल, हर साल 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो कितने रुपए का मशीन यूज होगा, इंटू 20,000 कर देते हैं। पहला 2 साल, हर साल अगर 20,000 यूनिट प्रोडक्शन होगा तो 28 रुपए खर्चे होते हैं 1 यूनिट बनाने के। तो 20,000 रुपए अगर खर्चा, सॉरी 20,000 यूनिट बन रहा है तो कितना खर्चा होगा, 20,000 इंटू 28, यानी 5,60,000 ये बन जाएगा डेप्रिसिएशन। ये देखो 5,60,000 ये हो गया डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट देखो, ये हो गया पहला 2 साल, फिर 3 से लेके 6 साल, फिर नेक्स्ट 4 साल में क्या होगा, सेम उसी तरह से ही हमें करना पड़ेगा। हम लोग पहले देखेंगे कि 1 यूनिट बनाने का खर्चा क्या है, वो तो फिक्स्ड है। 1 यूनिट बनाने का जो हमारा मशीन का खर्चा होगा वो तो फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू द रेसिडुअल वैल्यू एंड उसका यूजफुल लाइफ इन टर्म ऑफ यूनिट्स।
तो 2 लाख यूनिट ये यूनिट है, ठीक है, और ये रुपीस। 2 लाख यूनिट बनने पे 28 रुपए का खर्चा होता है। तो अगर हर साल 15,000 यूनिट बनेगा तो हर साल कितने रुपए का खर्चा होगा? 28 इंटू 15, चेक करते हैं कितना होगा। 28 इंटू 15, 420 और बाकी 3 जीरो और 4,20,000। ये देखो 4,20,000 का खर्चा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 7 to 10, 60 लाख माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख यूनिट इंटू 25,000। तो 25 इंटू 28, 7 लाख हो जाएगा, ठीक है। 700 इंटू करके 7 लाख आ रहा है। तो ये बन गया कि कितना होगा। तो ये होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सॉरी सम ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ यूनिट्स मेथड। सम ऑफ डिजिट नहीं है, ये है सम ऑफ यूनिट्स मेथड की कितना खर्चा होगा अगर यूनिट के हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन देखें। तो ये रुपीस होता है ना, तो इसे डिवाइड करने से ₹28 पर यूनिट आ रहा है। और 20,000 यूनिट के लिए कितना, और 15,000 यूनिट के लिए कितना, 25,000 यूनिट के लिए कितना, ये सब डेप्रिसिएशन आ गया रुपीस में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है। On 1/1/2011, machinery was purchased for 80,000. On 1/7/2012, additions were made to the amount of 40,000. On 31st March 2013, machinery purchased on 1/7/2012 costing 12,000 was sold for 11,000, and on 30th June 2013, machinery purchased on 1/1/14 costing 32,000 was sold for 26,700. On 1/10/2013, additions were made to the amount of 20,000. Depreciation was provided 10% on diminishing balance method. So machinery account for 3 years from 2011 to 2013. हमें 11 से लेकर 13 तक का पूरा मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। तो हम लोग पहले वर्किंग नोट बना लेंगे। देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि 1/1/11 में मशीनरी परचेज हुआ है, 1/1/11 में परचेज हुआ है, तो हम लिखते हैं परचेज 80,000 का। 1/1/11 में 80,000 का परचेज हुआ है। ऑन 1/7/12 और ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। तो 1/1/11 के बाद 1/7/12 में फिर से नया खरीदा गया है, लेकिन उसके पहले तो एक साल खत्म हो गया होगा। तो 31 दिसंबर 2012 और ये खरीदा गया है 1/7, अच्छा नहीं उसके बाद ही, ये तो जुलाई है ना 1/7/12। तो यहाँ पर एक मशीन खरीदा गया, मशीन 1 नाम दे देते हैं, फिर मशीन 2 नाम देते हैं। ये खरीदा गया है 1/7/12 को, ठीक है। ये परचेज किया गया है नया मशीन 1/7/12 को। अच्छा ये तो 31 दिसंबर 11 होगा। 31 दिसंबर 11, हम बार बार उल्टा लिख रहे हैं इसीलिए 31 दिसंबर 11 होगा। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर उसके बाद ये परचेज होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे। देखो पहला मशीन खरीदा गया था 1 जैन को, और उसके बाद उस साल में कोई भी मशीन नहीं खरीदा गया, 2011 में और कोई भी मशीन नहीं खरीदा गया है। तो 2011 में 31 दिसंबर 2011 तक का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। तो 10% यानी 8,000। तो ये हो गया 72,000 1/1/12 का वैल्यू, ठीक है। 1/1/12 का वैल्यू हो गया 72,000। अब 1/7/12 में एक 40,000 का मशीन खरीदा गया। 1/7/12 मतलब इसी साल में मशीन 2 खरीदा गया है 40,000 का, 40,000। अच्छा अब इस साल में और कोई मशीन खरीदा गया ऑन 31 मार्च 2013, ये दूसरा ईयर आ जाता है। तो अभी इस पे पहले डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से, इस पे 7,200 और इस पे भी लगेगा 10% के हिसाब से 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन लगेगा। बट ये कितने मंथ का लगेगा, क्योंकि ये जुलाई में खरीदा गया था। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें 6 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 6 मंथ्स, यानी
यानी 5% लगाएंगे तब भी चलेगा, 10% पूरे साल का तो 5% आधे साल का, तो 40,000 इंटू 5% यानी 2,000। ठीक है, तो ये हो गया 38,000 और ये हो जाएगा 64,800, 1113। ये 1113 तक का हमें वैल्यू दिख रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। ऑन 31 मार्च 2013 का बात है, मशीनरी जो परचेज हुआ था 1712 को, मतलब M2 मशीन 2 कॉस्टिंग 12,000 वॉज सोल्ड फॉर 11,000। अच्छा, इसमें एक बाइफर्केशन चाहिए हमें। मशीन जो 1712 में 12,000 का परचेज हुआ था, बट 1712 में तो 40,000 का परचेज हुआ था, यानी यहाँ पर मोर देन वन मशीन था, एक 12,000 का था और दूसरा और कुछ वैल्यू आएगा, माइनस करने से ही पता चल जाएगा। तो हमें ये पहले ही अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, ये मशीन 2 और मशीन 3 कर लेते हैं। चलो इसको अलग कर लेते हैं, मशीन 2 और मशीन 3। ये मशीन 2 और यहाँ पर लिख लेते हैं मशीन 3। तो ये 40,000 के जगह इसको अलग अलग कर लेते हैं, 6 महीने का ही लगेगा, बस वैल्यू अलग कर लेंगे। 40,000 के जगह इसको हम लोग कर लेते हैं 12,000 एक हो जाएगा और माइनस 40,000 एक हो गया 12,000 और एक 38,000, 30 नहीं 28। इस पे भी 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, इस पे भी 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, तो 12,000 पे 5%, 600, 600 और 28,000 पे 1,400, 26,600, 11,400। ये हम लोगों ने अलग अलग कर लिया ताकि सेल को दिखा पाए आसानी से। अब फिर से पढ़ेंगे 31 मार्च 13 जो मशीनरी 1712 में 12,000 का परचेज हुआ था वो 11,000 में बेच दिया गया। पहले इसका ट्रांजैक्शन कर लेते। 31 मार्च 13 ये वाला मशीन 31 मार्च 13 में ये वाला मशीन बेच दिया गया, तो अप टू 31 मार्च 13 तक इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना टाइम रहा ये, जैन पूरा, फेब, मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 11,400 पे 10% इंटू 3/12, 3/12 करेंगे तो 285। यहाँ पर लिख देते हैं 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। 285 माइनस 11,400, तो ये आ गया 11,115। ये बिक जाएगा। अब सेल होगा, तो सेल हो रहा है कितने पे, 11,000 पे सेल, 11,000 पे, तो हम लोग का लॉस हो रहा है 115, लॉस हो गया 115। ये मशीन हम मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब इसका अकाउंटिंग यहाँ तक ही होगा। अच्छा, उसके बाद ऑन 30 जून 2013 मशीनरी परचेज ऑन 11/2000, ये 11 होगा। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है 114 कॉस्टिंग 32,000। अच्छा, इसमें भी बाइफर्केशन का जरूरत था, ये 30 है ये 80 है। अच्छा, 32,000 वॉज सोल्ड फॉर 26,700, इसका भी तो फिर अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1114 में बेच दिया गया, ये 80,000 को भी हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी अलग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी अलग कर लेते हैं। 80,000 का बाइफर्केशन करना पड़ेगा, बाइफर्केशन नहीं करने से सेल नहीं दिखा पाएंगे परफेक्टली। अच्छा, यहाँ पर दिखा देते हैं कॉस्ट, यहाँ पर फिर मशीन, ये 3-4 नाम हो जाएगा मशीन का, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। अच्छा, मशीन 1 का कॉस्ट हम लोगों को कितना दिखाना चाहिए, 32,000 एक हो जाएगा, 80,000 से 32,000, 80,000 से 32,000, 48,000। अच्छा, 48,000 और 32,000। अच्छा, इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे 31 दिसंबर 2011 तक का 10%, तो 4800 3200।
43,200, 1112 का, फिर 32,000, 28,800, ये 1112 का हो गया। अच्छा, अब फिर यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 12 तक, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो इस पे 10%, 10% हो गया 2880, 25,920, 4320, 38,880, 1113 का ये वैल्यू हो गया। अच्छा, अब 13 का ही हमें कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, कब सेल हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि 32,000 वाला मशीन बेच दिया गया 26,700 में। कब बेचा गया? 1114 में जो खरीदा गया था, इसे बेचा गया है 30 जून 2013, 30 जून 2014, मतलब ये वाला बिक जाएगा 30 जून 2014, सॉरी 13, वही बोले 13 होना चाहिए। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा तब? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स का। 25,920 इंटू 5% कर देते हैं, 10% का आधा, 6 मंथ्स, 25,920, तो ये आ गया 24,624, और कितने में बेचा गया है? 26,700 में, तो इसमें प्रॉफिट है, ये सेल हुआ है। 26,700 माइनस 24,624, 2076, ये हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि जो वैल्यू हुआ था उससे ज्यादा में बिक गया, ये प्रॉफिट हुआ। अच्छा, इसका भी यहाँ पर कैलकुलेशन खत्म 30 जून 2013 तक। अच्छा, उसके बाद ऑन 1/10/2013 एडिशंस वेर मेड ऑन अमाउंट ऑफ 20,000। 1/10/13 में फिर से एक मशीन खरीदा गया 1/10/13, तो यहाँ पर मशीन 5 खरीदा गया है 1/10/13 में, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/10/13 में मशीन जो खरीदा गया है उसका वैल्यू है 20,000। अच्छा, आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 13 का 10%, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का, तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 500, 500 माइनस 20,000, 19,500, ये वैल्यू आ जाएगा 1114 का। ठीक है, ये वाला मशीन का भी देखना पड़ेगा, M4 का, इसका डेप्रिसिएशन लगा था 1113। अच्छा, इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 13 का, ये 1113 का वैल्यू है, तो यहाँ पर लगा देते हैं 31 दिसंबर 13 का, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का 2660, 26,600 इंटू 10% माइनस 23,940, 23,940, ये 1114 का बैलेंस हो गया बचे हुए मशीन का। ये मशीन खत्म, ये मशीन बचा हुआ है। 31 दिसंबर 2013 डेप्रिसिएशन 10%, 34,992, 1114 का वैल्यू। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वैल्यूएशन हमारा सारा सही हुआ है कि नहीं। 34,992 लास्ट देखने से ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, 2076 प्रॉफिट ऑन सेल, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट जो है लॉस 23,940, 23,940 ये वाला। अच्छा, लॉस ऑन सेल है 115, यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा लॉस ऑन सेल 115। और एक पार्ट है 7048 मशीन का, और एक जो पार्ट है 7048। अच्छा, 19,500, ये भी तो दिखना चाहिए। अच्छा, ये टोटल दिख रहा है, टोटल कॉलम छोड़ते हैं, 19,500 ये रहा। ठीक है, ये टोटल है, टोटल का छोड़ो, यहाँ पर मिल गया 19,500। अब हमें मशीन अकाउंट दिखाना है, मशीनरी अकाउंट।
पर्टिकुलर रुपीस डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस। तो पहले परचेज का ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। 1111 में परचेज हुआ है, 1111 टू कैश या फिर बैंक दिखाना पड़ेगा, ठीक है, टू कैश या फिर बैंक। तो 1111 में जो परचेज हुआ है हम लोग टोटल में करेंगे, जब यहाँ पर दिखाएंगे तो टोटल करेंगे। ये M1 और M2 ये एक साथ है, इसका मैंने अलग अलग दिखाया। M3 M4 एक ही मशीन है, उसको हम लोगों ने अलग दिखाया। M5 इंडिविजुअल है। तो ये दोनों 80,000 का था, ये दोनों मशीन जो है 80,000 का था, दोनों मिला के। और 31 दिसंबर 2011 पे डेप्रिसिएशन लगा था, दोनों का मिला के हम लोग ऐड करके भी दिखा सकते हैं। दोनों का मिला के डेप्रिसिएशन लगा है 4800 3200, 4800 और 3200 हम यहाँ पर दिखा देते हैं। 3200, हाँ कितना, 8,000। अच्छा, बैलेंस बचेगा 72, तो ये हो गया 80,000। अच्छा, अब ये इधर ब्रॉड डाउन कर लेंगे। 1112 में टू बैलेंस BD 72,000। अच्छा, कोई नया मशीन हम लोगों ने खरीदा था तो चेक करते हैं। ये वाला खरीदा था, 1712 में खरीदा था। ये दोनों मिला के कितना होता है, 40,000 का मशीन खरीदा था, 40,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1712 टू कैश, 40,000 का मशीन खरीदा था। अच्छा, अब हम लोगों ने इसमें से कुछ बेच भी दिया और कुछ डेप्रिसिएशन भी लगा था, शायद बेच भी दिया, देखते हैं। यहाँ पर नहीं, 12 में कुछ नहीं बेचा, 13 में बेचना स्टार्ट किया। तो 12 में डेप्रिसिएशन लगा, इन दोनों का मिला के ये हो जाता है 2,000। यहाँ पर 2,000 और यहाँ पर ये दोनों मिला के कितना होगा, 4320 और 2880। चेक करते हैं, 4320 2880, 7,200 और यहाँ पर 2,000 प्लस 2,000, तो ये हो गया 9,200। ठीक है, ये सब मिला के हो जाएगा 9,200। तो ये हम पहले साल का डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। यहाँ पर 11 लिख दिया, ये दोनों ऐड करके लिखा, फिर 2 2 2 2, ये 2 ऐड करके नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 31 दिसंबर 2012 बाई डेप्रिसिएशन 9,200, सारा मिला के आया 31 दिसंबर 12 बाई बैलेंस CD। तो ये हो गया दोनों का ऐड करने पे 1,12,000 माइनस 9,200, 1,02,800 माइनस करने से ही पता चल जाएगा। अदरवाइज हम लोग ये बैलेंस को ऐड कर सकते हैं, 38,880 25,920, ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इससे बेटर इसे माइनस कर लेंगे और टैली करने के लिए कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज करके, देख चेक कर सकते, रीचेक। 1113 में टू बैलेंस BD 1,02,800। अच्छा, खरीदा भी है यहाँ पर हम लोगों ने मशीन, लेकिन उसके पहले बेचा है। ठीक है, तो 31 मार्च 13 में पहले बेचा है बाई बैंक, 31 मार्च 13 में पहला मशीन बेचा है, ये रहा। यहाँ इसको हम लोगों ने बेचा है 11,000 में, 11,000 में, और इस पे डेप्रिसिएशन लगा 285। डेप्रिसिएशन 285 और ये लॉस में बिका बाई PL, लॉस ऑन सेल 115 लॉस में बिका। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला मशीन, और नेक्स्ट और एक मशीन सेल कर दिया हम लोगों ने, ये वाला 31 ये है 31 नवंबर, 31 नवंबर, सॉरी 30 जून होना चाहिए। सेल कब किया, ये वाला नहीं, सेल ये वाला, हाँ ये 30 जून 2013 में। बाई
बैंक 30 जून 2013 में 2 PL प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉफिट हुआ है। और डेप्रीशिएशन, अच्छा प्रॉफिट ऑन सेल है 2076, 26,700 में बेचा गया। और डेप्रीशिएशन तब तक का डेप्रीशिएशन 1296 और नया और एक मशीन खरीदा गया है, इसका डेट है 1/10/13 1 अक्टूबर को। टू कैश 20,000 का खरीदा गया और इस पे डेप्रीशिएशन 31 दिसंबर 13 बाई डेप्रीशिएशन। अच्छा अब डेप्रीशिएशन कौन कौन से मशीन का लगेगा, जो सारा मशीन बचा हुआ है, मतलब ये 3, ये वाला जो 31 दिसंबर का दिख रहा है 3888 31 दिसंबर, ये सब तो आगे ही चला गया जो क्रॉस लगा हुआ है, ये वाला 3 और यहाँ पर ये 3, तो ये तीनों ऐड कर लेते हैं 3888 और 500, देखते कितना होता है 3888 500 और 2660 7048 आ रहा है, टोटल आ जाएगा ये सब ऐड करने पे 7048, ये डेप्रीशिएशन हो जाएगा 7048। बैलेंस निकालना पड़ेगा तो इसका क्लोज इधर कर देते हैं बाई बैलेंस CD। तो यहाँ पर टोटल हो रहा है 1,02,800 2076 20,000 1,24,876 1,24,876 माइनस करके देखते कितना है 11,285 115 26,700 1296 7048 78,432 78,432 ये हो गया बैलेंस। हम लोग यहाँ ये जो बैलेंस बचा हुआ है ये सब ऐड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और डेप्रीशिएशन के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोट बना सकते हैं कि कैसे करके डेप्रीशिएशन का अमाउंट हम लोग नोट 1 करके यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, ये लिख के ये जितना भी 1 है इसको ऐड करके दिखा देंगे 4,800 3,200 ये सब ऐड करके हुआ है पहला डेप्रीशिएशन 4,800 और 3,200, तो 2 1 जो हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया उसके हिसाब से डेप्रीशिएशन 8,000। इस तरह से अरेंज करके दिखा सकते कि कितना हो रहा है, तो ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया 20 नंबर, हाँ ठीक है टैली कर गया 20 नंबर। अच्छा यहाँ तक हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्लीट होता है। इसके बाद है प्रोविजंस, मतलब सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड है और उसके आगे शायद कुछ और क्वेश्चंस है जो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंजेस वगैरह का क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज यहाँ तक ही करते हैं।